किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पूरे हुए 5 साल। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लाभार्थियों की दी बधाई। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। 25 करोड़ किसानों को मिली 86,000 रुपए करोड़ की सहायता। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं, साथ ही भारतीय भाषाओं लोक संस्कृति के साथ ही आधुनिक शिक्षा पर रहेगा जोर। विश्वविद्यालयों में अगले सत्र में नहीं होगी एमफिल की पढ़ाई। आज मकर संक्रांति है। प्रदेश भर में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है मकर संक्रांति। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित खिचड़ी मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई खिचड़ी। और प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर लखनऊ में अंडा, चिकन और उससे निर्मित उत्पादों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, खासकर उन राज्यों से जो बर्ड फ्लू से है प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं। सबसे पहले देश की खेती मौसम पर निर्भर होती है और कई बार मौसम की मार किसानों को बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। इस समस्या के समाधान के लिए 5 साल पहले मोदी सरकार पीएम फसल बीमा योजना स्कीम की शुरुआत कर रही थी, जिसके चलते देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। इस मौके पर पीएम मोदी समेत तमाम लोगों ने इस योजना से लाभ लेने वाले किसानों को बधाई दी है। देश के अन्नदाता किसानों को मजबूत सुरक्षा कवच देने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने सफलता के 5 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 5 साल पहले 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना में साल भर में लगभग 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक इस योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी देश के लगभग 70 लाख किसानों को इस योजना का लाभ हुआ और 8,741.30 करोड़ रुपए के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए। इस योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह योजना किसानों को फसल कटाई के बाद भी फसल बीमा कवर देकर उनकी आय को सुनिश्चित करती है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये योजना किसानों के लिए काफी पारदर्शी और लाभकारी साबित हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी हर व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी सारी माहिती को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा। किसान को भुगतान जल्दी हो सके, उसकी क्रॉप का आकलन जल्दी हो सके, इस दृष्टि से सैटेलाइट का भी उपयोग भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर कर रही है। योजना के 5 साल पूरे होने पर देश के किसानों ने भी सरकार की इस योजना पर धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही अच्छा योजना है। खाद लेते समय किसानों की बीमा हो जाती है। ये योजना के माध्यम से हर किसान को लाभ मिलता है। पिछले साल करीब 4 एकड़ में चना डाला था, वो पूरा मौसम की खराबी कारण सब नुकसान हो गया और करीब मेरे को अगले साल 52,000 रुपये की बीमा राशि मिली थी और करीब 6,000 रुपये शासन की जो योजना है वो भी मिला। किसानों के लिए शुरू से अंत तक जोखिम को कम करने की व्यवस्था के रूप में इस योजना में बुआई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुआई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाला नुकसान भी शामिल है। बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं
और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए अनेक बड़े कदमों में से एक है, जिसमें सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर किसानों के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। उन्होंने कहा कि कोविड में बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कृषि ने ही संभाला है। कृषि ने साबित किया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये देश को संभाल सकती है। आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को होने वाले लाभ के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ किसानों को इससे फायदा हुआ है। साथ ही इस योजना के तहत 86,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसानों को प्रदान की गई है। बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। देश में 16 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि होने वाली है, क्योंकि 16 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में पूरे देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। तमाम शहरों तक लाखों डोज पहुंच चुकी हैं, जिसको कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया है। पहले चरण में देश के 3 करोड़ मेडिकल प्रोफेशनल्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। ये आगाज है कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग की। 16 जनवरी को बजेगा बिगुल और शुभारंभ होगा देशव्यापी टीकाकरण का। देश के 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी तक टीका पहुंचाने का ये महाअभियान दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। देश में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बारी है देश के सभी राज्यों तक टीके की आपूर्ति की। इसी कड़ी में बुधवार को केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड में देश में ही निर्मित टीके की खेप पहुंची। सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए हमने मेन जो रखा है सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो हमारी जो वैक्सीनेशन सेंटर ऐसी जगहों पे होगा, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सब हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो उसमें हमारी पूरी डॉक्टरी व्यवस्था भी रहेगी, जिससे हम उनके पर्यवेक्षण के अंतर्गत ये टीकाकरण करें। तो हम एक योजना है और राज्य स्तर से आज पूरे प्रदेश को वो योजना दे दी जाएगी, उसके अनुरूप टीकाकरण होगा। वहीं त्रिपुरा के अगरतला में भी वैक्सीन की खेप पहुंची, जहां 8 जिलों के 15 सेंटर पर इसे भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्वांचल के 14 जिलों के लिए 85,000 डोज वाली पहली खेप पहुंच गई। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में भी 27 पेटी टीका भंडारण गृह तक सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये तकनीक पर आधारित है, आईटी पर आधारित है, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ऑर्डरली स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी and also development of a digital platform to track not only the movement of vaccines but also the movement of
beneficiaries who have been vaccinated. स्वदेशी टीका कोवैक्सीन की 16,50,000 खुराक की पहली खेप हैदराबाद से देश के 11 शहरों में सफलतापूर्वक पहुंच गई। केंद्र ने भारत बायोटेक से कुल 55 लाख खुराक की मांग की है। कंपनी के एक वॉयल में 20 खुराक है, जबकि सीरम की कोविशील्ड के एक वॉयल में 10। दोनों ही वैक्सीन पहले दौर में देश के स्वास्थ्य कर्मियों को निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। शनिवार से भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो जाएगा जहां टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका होगा। देश में टीकाकरण से पहले 3 चरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान तकनीक आधारित निगरानी और डेटा में स्पष्टता के लिए कोविन जैसे प्लेटफॉर्म को परखा भी गया। साल 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद दुनिया के सामने कोविड-19 महामारी का दंश सबसे बड़ा है, लेकिन इस सदी के दौरान देश ने चिकित्सा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत की है। आज भारत इस महामारी के खिलाफ एक अग्रणी भूमिका के साथ दुनिया के सामने है। भारत में जहां एक और 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और टीकाकरण का आगाज होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 4 अन्य वैक्सीन भी निर्माण की अंतिम प्रक्रिया में है। यानी सदी की सबसे भयावह महामारी की रोकथाम में भारत दुनिया के जरूरतमंद देशों तक कम लागत के साथ सुरक्षित टीका पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और मानवता की सेवा के अपने हजारों साल पुराने संकल्प के प्रति भी प्रतिबद्ध है। दिल्ली से तापस, भोपाल से आदित्य, केरल से अजय, गोवा से रविराज, वाराणसी से हरिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर शंकाओं का समाधान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 1,65,00,000 खुराक की पूर्ण प्रारंभिक खरीद राशि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस के अनुपात में आवंटित की गई है। इसीलिए राज्यों को वैक्सीन की खुराक आवंटित करने में किसी प्रकार का भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वैक्सीन की खुराक की प्रारंभिक आपूर्ति है और आने वाले हफ्तों में लगातार इसकी भरपाई की जाएगी। इसलिए आपूर्ति की कमी को लेकर व्यक्त की जा रही कोई भी आशंका पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण सत्रों को व्यवस्थित करें। और अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मेरठ पहुंच गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस कोरोना वैक्सीन के कंटेनर से मेरठ लाया गया है। मेडिकल कॉलेज में एडी ऑफिस के पास राज्य वैक्सीन भंडार केंद्र में इस वैक्सीन को रखा गया है और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों के लिए यह वैक्सीन आई है। 16 जनवरी को 1200 स्वास्थ्य कर्मियों को 12 बूथ पर यह वैक्सीन लगाई जाएगी। मेरठ में 15,350 वॉयल आई है, जिनमें से 1,53,500 लोगों को यह वैक्सीन लगेगी। 13 बॉक्स में यह वैक्सीन पहुंची है और एक बॉक्स में 1200 वॉयल है। मेरठ मेडिकल कॉलेज से ही यह वैक्सीन बागपत, शामली, सहारनपुर सहित कई जिलों में भेजी जाएगी। और ये 6 जनपद में जाएगी हमारे, और सहारनपुर के 3 जनपद में। बागपत में 6,180 डोजेज जाएंगी और बुलंदशहर में 20,490, गाजियाबाद में 27,410, गौतम बुद्ध नगर में 28,840, मेरठ में 24,530 और हापुड़ में 8,750 डोजेज जाएंगे। पहले तो जो कोविड से डायरेक्टली संबंधित हैं, जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सबको लगेगा। और हर सत्र मतलब 16 तारीख को जो है हर सत्र पे 100 लोगों को लगेगा। मेरठ में 12 सत्र लग रहे हैं, हापुड़ में 4 सत्र लग रहे हैं, बुलंदशहर में 16, गौतम बुद्ध नगर में 8 और 7 लग रहे हैं, गाजियाबाद में और बागपत में 6। ये देख सकते हैं एक चैम्बर बना हुआ है, आप इसको आइस चैम्बर कह लीजिए, टेम्परेचर चैम्बर कह लीजिए, जो आइडियल कंडीशंस होंगी कंट्रोल रहेगा। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सुरक्षा के लिए देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं अंदर, जिसको राउंड द क्लॉक हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग है इसकी और गारद रहेगी यहीं पर राउंड द क्लॉक। हमारे कम से कम 2 कांस्टेबल्स गर्ल्स के साथ रहेंगे, तो सुरक्षा एकदम कंप्लीट रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। भारतीय रक्षा तैयारियों को और भी मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने के लिहाज से यह फैसला काफी अहम है, तो वहीं आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी यह मंजूरी काफी खास है।
आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 45,692 करोड़ रुपए की लागत से 73 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने तेजस के डिजाइन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,202 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित आधुनिक चौथी पीढ़ी से आगे का लड़ाकू विमान है। ये विमान अत्याधुनिक रेडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से लैस है, जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म होगा। अभी तेजस में निर्माण में 50% की स्वदेशी सामग्री उपयोग की जा रही है, जिसे भविष्य में 60% किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आज भारतीय वायुसेना के बेड़े के स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस को मजबूत करने के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा खरीद सौदे को मंजूरी दी है। ये सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने वायुसेना के तहत एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। परियोजना के तहत IAF द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा ताकि वायुसेना अपने बेस डिपो में मरम्मत या सर्विसिंग को और सक्षम कर सके। इससे वायुसेना संबंधित ठिकानों पर मरम्मत के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से वायुसेना के बेड़े को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से बनाए रखने में सक्षम होगा। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य जब धनु राशि में मकर राशि से प्रवेश करता है तो उस संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के पुण्य काल यानी कि सूर्योदय काल में शिव के अवतारी माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ को पिछले कई सदियों से आस्था की खिचड़ी चढ़ती चली आ रही है। हर साल की तरह इस बार भी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ को सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाई और उसके बाद 4 बजे मंदिर के पट खोल दिए। गोरख पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी है। इस पर्व की महत्ता को बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा है कि प्रकृति व संस्कृति के मंगलकारी स्वरूपों को उत्सव धर्मी अभिव्यक्ति मकर संक्रांति पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था की जीवंतता का प्रतीक ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह का संचार करे। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 2021-22 सत्र में एमफिल की पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी, साथ ही भारतीय भाषा व लोक संस्कृति की पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। हमने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस निर्णय के अंतर्गत
हमने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में जो एमफिल पाठ्यक्रम था, वो एमफिल पाठ्यक्रम को हमने 2021-22 से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया है। हमारा प्रयत्न है कि हमारे विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं भी तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएं। उसके लिए भी हमने शासनादेश जारी कर दिया है और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के साथ साथ लोक कला और लोक विद्या के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हमने प्रारंभ कर दी है और इसका एक अच्छा लाभ ये मिला है। कुछ विश्वविद्यालयों ने तो इसके बहुत तेजी के साथ काम किया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भाषा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित भी हो चुका है और इसकी आगे की प्रक्रिया चालू है। प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राजधानी लखनऊ में अंडे, चिकन और उससे निर्मित उत्पादों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि बर्ड फ्लू से प्रभावित केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान से लखनऊ में इन उत्पादों को लाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पीएस यादव ने बताया है कि सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमा पर खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ये पाबंदी फिलहाल 24 जनवरी तक लागू है। उन्होंने बताया है कि कुक्कुट और उससे संबंधित उत्पाद की बिक्री वाले बाजार सप्ताह में एक दिन बंद रखे जाएं। उस दिन सैनिटाइजेशन का काम किया जाए। इसके साथ ही सघन निगरानी के लिए जलाशयों के पास आने वाले प्रवासी पक्षियों और कुक्कुट फार्म भी लगातार निगरानी की जाए। जनपद लखनऊ में जैसा कि शासनादेश हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने जारी किया है, उसके क्रम में जनपद में जितने भी बर्ड फ्लू प्रभावित प्रदेश हैं उनसे अंडा एवं अंडा उत्पाद यानी मुर्गी, मुर्गा, अंडा, बटेर, बतख किसी का भी जिले में लाना प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। इसका बहुत ही कड़ाई से अनुपालन पुलिस अधीक्षक जो हमारे पुलिस कमिश्नरेट ऑफ पुलिस कमिश्नर हैं उनके स्तर से, जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से, लेखपालों के माध्यम से, ग्राम्य विकास के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों से, सभी जनपद के एसडीएम साहिबान की तरफ से, तो जिले के जितने भी अधिकारी हैं, कृषि विभाग से सारे अधिकारी लोग इसके स्ट्रिक्ट सुपरविजन में लगे हैं कि किसी ऐसे प्रदेश से जहां पर कि बर्ड फ्लू का आगमन हो चुका है वहां से अंडा और अंडा उत्पाद हमारे जनपद में न लाया जाए। तो और जनपद की डिमांड जो है उसे पूरा करने के लिए हम स्वयं में सक्षम हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रभाव जनपद इटावा में भी देखने को मिल रहा है। जनपद की महिलाएं बैंक सखी बनकर अपने आप को गौरवान्वित और स्वावलंबी महसूस कर रही हैं। बैंक सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ की कमी पूरी हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीण महिलाएं जो बैंक कर्मचारियों से अपनी बात नहीं कह पाती थी और बैंक कार्य में कठिनाइयों का सामना करती थी, अब वो निर्भीक होकर निसंकोच इन बैंक सखियों से अपनी बात कहती हैं और बैंक के सभी कार्य करती हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना के आदि के खातों में बैंक सखियों द्वारा आसानी से खुलवाए जा रहे हैं। बैंक सखियों का कहना है कि बैंक सखी का कार्य करने के लिए उनकी और उनके परिवार में और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। जब मुझे यहाँ पे कार्यरत किया गया, पोस्टिंग की गई मेरी, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे सही मायने में अब सम्मान मिला है। और बैंक में काम करते हुए मेरे जो अधिकारी लोग हैं ना, तो वो भी मुझे पूरी तरह से सम्मान देते हैं यहाँ पे। और एनआरएलएम के द्वारा मुझे इतना सम्मान मिला है कि मैं अब बयां भी नहीं कर सकती हूँ इस बात को। सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जो समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, समस्याओं को हल करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। अकाउंट भी ओपन कराते हैं, पहले नहीं होते थे, परेशान होती थी, लेकिन अब वो वापस नहीं जाती। सर, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और महिलाएं जो बहुत गरीब थी उनकी भी स्थिति बहुत सुधर रही है। जुड़ के वो यहाँ से एनआरएलएम से रुपए निकाल के ले जाती हैं, अपनी स्थिति को सुधार कर रही हैं। सर, बैंक सखी बनने के बाद जो कुछ लोग थे हमारे गांव में जो कुछ नहीं समझते थे, कुछ लोग सोचते थे कि ये तो सब ऐसे ही है, तो वो लोग भी उनकी देखने की अवधारणा भी चेंज हुई है, देखने का जरिया भी चेंज हुआ है। वो लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ, कुछ ठीक है, ये बैंक तक गए हैं हम लोग। जो सर एनआरएलएम के माध्यम से हम बैंक तक आए हैं तो बहुत अच्छा हमें फील हुआ है कि हमें बैंक में आकर हमें सम्मान भी मिला है काफ़ी गाँव से लोगों की तरफ से। बैंक सखी प्रशासन और बैंक के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रही है
और स्थानीय होने के नाते वो स्थानीय महिलाओं को पहचानती है और आसानी से उनके संपर्क में आ जाती है। सर, बैंक सखी का जो रोल है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बैंक के जो क्या होता है, बैंक और जो महिलाएं हैं उनके बीच में जैसे हम बोले कोई बात है, कुछ बता रहे तो या कुछ बताया मैंने तो डायरेक्ट नहीं समझ पाती हैं, तो ये बैंक सखी के थ्रू वो जो चैनल है बिल्कुल सही, तो वो बात समझ में आ जाती है उनके, और काम बहुत सही ढंग से हो रहा है जब से बैंक सखी आई हैं। परेशानियों को दूर करने के लिए बैंक सखी के रूप में हमने समूह की ही पढ़ी लिखी महिला को ट्रेंड करके बैंक में पदस्थापित किया है, जो बैंक और समूह के बीच में सेतु का काम करती हैं। महिलाओं की या समूहों की जो समस्याएं बैंकों के सामने या बैंकों से जोड़ने से के संबंध में आती थी, उनको अपने लेवल पर सॉल्व करती हैं और बैंक को उनके खाते खोलने में, उनको संचालित करने में, बैंक की लिंकेज कराने में बैंक की मदद करती हैं। किसान कल्याण मिशन योजना के अंतर्गत बरेली जिले के 8 विकासखंड कार्यालयों पर कृषि मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बरेली के विकासखंड मझगवां में कृषि मेले व प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। किसान मेले में उद्यान विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता, सिंचाई, विद्युत और पंचायती राज विभाग और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाए गए। साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं व कृषि की उन्नत तकनीकों की जानकारी भी दी गई ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सके। इस अवसर पर 186 पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास हेतु स्वीकृति पत्र और 59 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। किसान मेले के मुख्य अतिथि पूर्व सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री धर्मपाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुरूप कृषि मेला व कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप जनपद बरेली में मझगवां ब्लॉक में ये कृषि प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राईसाइकिल और जो महिला, क्योंकि सरकार की कई प्राथमिकताएं होती हैं, उनमें 4-5 प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं। नागरिक को रहने के लिए आवास मिल जाए, आवास के कार्डों का वितरण किया गया है। ऐसे आवास लाभार्थी जिनको प्रमाण पत्र मिलते हैं उनके चेहरे खिल गए, जो चल नहीं पाते उन्हें साइकिल का प्रबंध किया गया है। दूसरा, रोग न रहे, निरोगता के बारे में भी बताने का काम किया गया है। कैसे हम स्वस्थ रहें उसके बारे में भी हमारे इस कृषि मेले में, किसान मेले में विभिन्न जिले स्तर के अधिकारी आए, उन्होंने अपने विभाग की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये आवास का प्रमाण पत्र मिला है, अब हमारा घर बन जाएगा। हम झोपड़ी में रहते थे, अब हमें जाड़े में ठंडना नहीं पड़ेगा, बरसात में नहीं भीगेंगे, सारी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ेंगी, अब हमारा मकान बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। हमारा टूटा हुआ मकान है था और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, और साहब हमारा मोदी जी मकान बनवा रहे हैं और हम साहब उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। ब्लॉक में कृषि मेला हुआ है, इसमें हमें सारे विभागों की जानकारी हुई है। कृषि विभाग, पशु विभाग, अन्य और जो तमाम विभाग हैं उनकी जानकारी मिली है, और स्वयं सहायता समूह से हम बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। किसानों की फसलों के जोखिम को कम करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पूरे हुए 5 साल। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लाभार्थियों को दी बधाई। कृषि मंत्री ने दी जानकारी। 25 करोड़ किसानों को मिली है 86,000 करोड़ रुपए की सहायता। देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं, साथ ही भारतीय भाषाओं और लोक संस्कृति के साथ ही आधुनिक शिक्षा पर रहेगा जोर। विश्वविद्यालयों में अगले सत्र में नहीं होगी एमफिल की पढ़ाई। आज मकर संक्रांति है और प्रदेश भर में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है मकर संक्रांति। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित खिचड़ी मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाई खिचड़ी। और प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर लखनऊ में अंडा, चिकन और उससे निर्मित उत्पादों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, खासकर उन राज्यों से जो बर्ड फ्लू से हैं प्रभावित। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।